आप सभी के लिए कक्षा 8वीं का एमआरआईट परियोजना का सबसे बेस्ट उत्तर हमारी चैनल के माध्यम से आप देख रहे होंगे। कक्षा 8वीं के एमआरआईट परियोजना का प्रश्न पहला से आखिरी तक का सभी प्रश्नों के बेस्ट उत्तर एक ही वीडियो पर एक साथ आपको मिलेगा। आज के इस वीडियो में आपको कक्षा 8वीं एमआरआईट परियोजना छत्तीसगढ़ के सारे प्रश्नों का उत्तर कक्षा 8वीं का एक ही वीडियो में मिलेगा। सबसे बेस्ट आंसर आप ध्यान से देखिए। प्रश्न पहला, छत्तीसगढ़ के रोटी पीठा व्यंजन आभूषण एवं लोक कला का जो नाम है न्यूनतम कम से कम 10 आपको लिखना है। तो हम आपको बता दें, यहाँ पर इसका क्रमांक दिया हुआ है। रोटी पीठा का नाम, छत्तीसगढ़ी आभूषण का नाम, लोक कला का नाम आपको लिखना है। तो सबसे पहला आती है हमारा रोटी पीठा के नाम में ठेठरी जो बनती है, बेसन से बनती है। ठेठरी चावल मिला करके बनाया जाता है या तिवर की जो दाल है उससे बनती है ठेठरी। ये ठेठरी रोटी पीठा में छत्तीसगढ़ का एक पारंपरिक और प्रसिद्ध रोटी पीठा है कहना चाहिए। और इसमें और भी रोटी पीठा है, खुरमी है, पनपुरुआ जिसको अंगाकर कहते हैं, चीला रोटी है। इसी तरह से अगर छत्तीसगढ़ी आभूषण की बात करें तो नंगमोरी है, टोड़ा है, करधनी है, कटहर है। ये सब जो बता रहा हूँ छत्तीसगढ़ी आभूषण है। इसको आज के बच्चे, आज के जनरेशन के लोग सुने भी नहीं होंगे। लेकिन आपको बता दें, अगर आपके घर में पुराना दादा दादी नाना नानी जो होंगे पुराना, उन लोगों के पुराने व्यक्तियों का आप पूछेंगे, किसी वृद्ध सियानहा को जब पूछेंगे आप अपने घर के सियान लोगों को, तो वो लोग ये सारे गहना के बारे में, सारे आभूषण के बारे में आप लोग को डिटेल बता देंगे। लोक कला का नाम है बांस गीत, सुआ नृत्य, भोजली गीत, पंथी नृत्य, राउत नाचा। इस तरह से बहुत सारे हैं। पांचवा है आपका रोटी में सुहारी रोटी बनती है जो चावल से बनाया जाता है। एक तो नमक वाला बनता है, एक शक्कर वाला बनता है, गुड़ वाला भी बनता है। सुहारी है, ऐरसा है, गुजिया है। इस तरह से आपका फरा मुठिया है। और आपका उसमें आ जाता है कटहर है। आपका कटहर एक प्रकार से कहना चाहिए एक आभूषण है, गहना है एक प्रकार से छत्तीसगढ़ का। करंज फूल है, बाली है, बिछिया है, लच्छा है कहना चाहिए। और आपका चंदैनी जवारा भरथरी लोकगीत, पंडवानी फाग गीत, बंजारा गीत, ये सारा गीत जो है कहना चाहिए एक प्रकार से छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य है, लोकगीत है। इसी तरह से पकवान में भजिया भी छत्तीसगढ़िया में ही आता है। मूंदी, जो मूंदी हम लोग जिसको अंगूठी कहते हैं, रिंग कहते हैं, इसको छत्तीसगढ़ी में मूंदी कहते हैं। इस तरह से अगर लोकगीत की बात करें तो ददरिया है, चुलमाटी है। इस तरह से 10वां आपका आ जाता है रोटी पीठा में बड़ा, जिसको हम लोग बड़ा कहते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध है। और इसी तरह से जो हम लोग आभूषण की बात करें तो बिंदिया, जिसको बिंदी कहते हैं लेकिन छत्तीसगढ़ी में इसको टिकली कहते हैं, जो लाल रंग की गोल होती है वो प्रसिद्ध है, लाल टिकली। इस तरह से सोहर नृत्य भी आता है एक प्रकार से लोकगीत में। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए। अब चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रश्न दूसरा, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोकगीत एवं प्रसिद्ध लोक गायकों के नाम लिखना है। तो छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोकगीत और लोक गायकों के जो नाम हैं ये आपको मैं बताने जा रहा हूं यहाँ पर। तो सबसे पहला आता है क्रमांक, लोकगीत का नाम पंडवानी, लोक गायक का नाम है तीजन बाई, ये प्रसिद्ध गायिका है कहना चाहिए इसके। दूसरा आता है आपका लोरिक चंदा, इसके लोक गायक का नाम है दाऊ महासिंह चंद्राकर जी। तीसरा है यहाँ पर सोनहा बिहाव, इसके लोक गायक का नाम है केदार यादव जी। चौथा इसमें चंदैनी, जिसके दाऊ रामचंद्र देशमुख जी हैं। पांचवा है पंथी नृत्य है, जिसमें इसके गायक हैं देवदास बंजारे जी। छठवां है भरथरी सुरुजबाई खांडे जी इसमें हैं। और सातवां है गौरा गौरी, जो थिरमन यादव जी है कहना चाहिए। इस तरह से प्रश्न तीसरा है, अपने गांव या शहर के आसपास के महापुरुष, साहित्यकार, खिलाड़ी, कलाकार, सफल कृषक का नाम सूचीबद्ध बनावें। तो इसका उत्तर मैं आप लोग को बता रहा हूं। महापुरुष का नाम, निवासी, किस क्षेत्र में महारत हासिल किया है, इससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है। तो पहला है राम सिंह जी, बिलासपुर के रहने वाले हैं, क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, खेल के प्रति लगन और ईमानदारी इसमें देखा गया है, यही इनसे सीखने को मिलता है। दूसरा है कृष्ण चौहान जी, जयराम नगर से हैं, ये साहित्यकार हैं, ये किताबों के प्रति लगाव है इनके प्रति, ये देखने को हमको मिलता है। तीसरा है बिसाहू जी, बिलासपुर से हैं, नृत्य बहुत अच्छा करते हैं, नृत्य कला के प्रति इनका प्रेम है, लोक नृत्य भी बहुत अच्छा कर लेते हैं ये। मारुति नंदन जी बिलासपुर से हैं,
खेल शतरंज है। खेल के प्रति लगन और ईमानदारी देखने को मिलता है इसके प्रति। लक्ष्मण कुमार जी बिलासपुर घुरू से हैं, सफल कृषक हैं, कृषि ही इनका जीवन है, तो कृषि करने से हमको बहुत लाभ मिलता है। प्रश्न चौथा, अपने आसपास की व्यर्थ चीजों से कोई 5 उपयोगी वस्तुएं बनाकर शाला में लावें। कबाड़ से जुगाड़, मतलब वेस्ट से बेस्ट बनाना है आपको। जो कबाड़ है, जो चीज हम फेंक देते हैं, अनुपयोगी होता है, इससे हम जुगाड़ करके हम उसको और क्या अच्छे से बना सकते हैं, ये बात यहाँ पर पूछा गया है। तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ वस्तु का नाम जो बनाया गया है, क्या उपयोग में आता है, प्रयुक्त सामग्री का नाम, और स्कूल में हम उसको ले जा भी सकते हैं, ऐसा बोला गया है, तो जो स्कूल में भी काम आए। तो पहला होता है घन या घनाभ। ये बहुत ही सिंपल और सस्ता कहना चाहिए, एक प्रकार से कहना चाहिए स्कूल में लाने ले जाने लायक एक प्रकार से कबाड़ से जुगाड़ है। घर में जब नया पंखा लगवाते हैं तो यहाँ पर क्या होती है, उसका जो बाक्स रहता है वो घन या घनाभाकार होता है। तो स्कूल में हम उसको क्षेत्रमिति पढ़ने के फायदा हमको मिलेगा कक्षा 8वीं में कहना चाहिए। तो क्षेत्रमिति है कक्षा 8वीं के गणित में, तो उसमें घन घनाभ इससे हम सीख सकते हैं। दूसरा होता है दरवाजा या तोरण, जिसको हम लोग माला कहते हैं, स्कूल को सजाने में काम आएगा। प्लास्टिक थैली को काट करके बहुत ही अच्छे डिजाइन में उसको धागे से पिरो करके ये बनाया जा सकता है। तीसरा होता है प्रिज्म है, त्रिविमी आकृति के बारे में, तार को जोड़ करके हम प्रिज्म की आकृति बना सकते हैं, जिसमें कई प्रकार के फलक को दर्शाया जा सकता है, इसमें कहना चाहिए। चौथा होता है टोकरी है, डस्टबिन या स्कूल टेबल में पेन रखने में इसका काम आता है, कहना चाहिए। बांस की लकड़ी से हम उसको गूंथ करके बना सकते हैं। या जो आइसक्रीम खाने का जो चम्मच होता है प्लास्टिक का, उसको हम बहुत सारा एकत्र करके उससे भी हम बना सकते हैं, इसको कहना चाहिए। पांचवा है एलईडी बल्ब, जो स्कूल में विज्ञान प्रयोग में बहुत काम आता है, कहना चाहिए। घर के टूटे हुए टार्च से उसके एलईडी बल्ब को निकाल कर स्कूल में हम विज्ञान प्रयोग में कुछ सीख सकते हैं इसमें। चलिए प्रश्न अब इसके बाद आता है पांचवा, छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाकर प्रत्येक जिले का नाम इंगित करते हुए जिले की विशेषताओं जैसे खनिज, वन, पर्यटन, अभ्यारण्य, पुरातत्व आदि को सांकेतिक रूप में लिखना है। तो हमने इसमें बनाया है कोयला, छत्तीसगढ़ का नक्शा बना दिया है, जिसमें जहाँ जहाँ पर मैंने कोयला लिख दिया वहाँ वहाँ पर कोयला पाया जाता है। इस तरह से जहाँ पर पर्यटन है वो पर्यटन का क्षेत्र है, वन है वो वन का क्षेत्र है, कहना चाहिए। बस्तर एरिया में खास करके वन क्षेत्र है, कहना चाहिए। कोरबा, सरगुजा एरिया, अंबिकापुर जो है आपका कोयला एरिया में आ जाती है, कहना चाहिए। इस से धमतरी साइड वगैरह हो गई, इंद्रावती नदी तरफ जो है आपका पर्यटन के क्षेत्र में आ जाता है। तो इस तरह से आपको लिखना है, और कहाँ कहाँ क्या पाया जाता है वो वर्णन आप थोड़ा सा लिख दीजिए, फिर हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो इसका पूरे जिले का चित्र जो है आप अपने पुस्तक से देखकर बना सकते हैं, आपको मैप मिल जाएगा, कहना चाहिए। तो आप छत्तीसगढ़ की नक्शा बना लीजिए, और नक्शा में पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी जिले हैं वो सारे जिले को आप इसमें अंकित कर दीजिए, हर जिले को आप इसमें अंकित कर सकते हैं। आपके लिए एक सूचना है, शेष प्रश्न के उत्तर के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने की कृपा करें। आपको इसी वीडियो में शेष प्रश्न मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 15 लिंक है, कहना चाहिए। आप किसी एक ग्रुप में जरूर जुड़ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं, ताकि अगला सभी कक्षाओं के एमआरआईटी प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा मिलता रहेगा। सभी प्रकार के प्रोजेक्ट का आंसर आपको हमारी चैनल के माध्यम से और आसानी से आपको मिल सकता है, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा के जरूर रखिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंचता रहे। चलिए इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर बता रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर जो है यहाँ पर ये है आपका नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए यहाँ पर एमआरआईटी परियोजना कक्षा 8वीं का यहाँ पर मैं आप लोग को बता रहा हूँ। प्रश्न 6वां, आपके द्वारा छुट्टी में किए गए कार्यों को बतावें। न्यूनतम 10 कार्य आपको बताना है कि आपने कौन कौन से कार्य इस छुट्टी में किए हैं, गर्मी की छुट्टी में, कोरोना काल की छुट्टी में। तो आप बहुत सारे कार्य बता सकते हैं। क्रमांक है यहाँ पर, कार्य का नाम है, कार्य का जीवन में उपयोग है। तो हमने जो कार्य किया है वो हम लिख रहे हैं, हो सकता है आप दूसरा कार्य किए होंगे। कार्य का नाम है क्यारी लगाना, हमने क्यारी लगाया, थोड़ा से खेती बाड़ी में भी लाभ मिल जाता है। दूसरा है क्यारी में पौधा का रोपण भी लगाया, तो पर्यावरण सुरक्षा और शुद्ध वातावरण होता है। तीसरा हमने सब्जी बाग लगा लिया, खाने में भी उपयोग हो जाता है। चौथा है माँ के साथ किचन में कार्य भी किया, तो माँ की सहायता हो गया। पांचवा है पिता के साथ खेतों में कार्य किया, तो पिता की सहायता हो गया। ऑनलाइन पढ़ाई हो गया, तो पढ़ाई से हमको ज्ञान भी मिलता है। सातवां कुछ पल वीडियो गेम भी खेल लिया, तार्किक ज्ञान में वृद्धि हो जाता है। घर के कपड़ा भी साफ कर लिया, तो आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनने की क्षमता मिल जाती है।
परियोजना निर्माण कर रहे हैं, अभी तो नया चीज़ सीखने को मिल रहा है। सोसाइटी से राशन लेने जाने का भी काम करते हैं तो राशन सामग्री के मूल्यों का ज्ञान हो जाता है हमको। तो इस तरह से हमको फायदा मिल रहा है कहना चाहिए। प्रश्न 7वां, आपके गांव शहर में शासन द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता संबंधित अन्य संचालित योजनाओं का नाम और लाभ का उल्लेख जरूर करें। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं, क्रमांक है योजना का नाम, किस समूह को लाभ मिलता है, योजना पर आपके विचार लिखना है। पहला है मछली पालन योजना, महिला स्व सहायता समूह बिलासपुर के समूह के लोग इसको कार्य कर रहे हैं, उनको लाभ मिल रहा है। गांव में मछली का मूल्य सस्ता होना चाहिए। दूसरा है नल जल योजना, आम जनता के लिए है, ये आम जनता के लिए है, ये पानी का बर्बादी नहीं होना चाहिए। तीसरा है शिक्षा गारंटी योजना, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे जो है कहना चाहिए इसमें लाभान्वित हो रहे हैं, सभी को प्रवेश मिलना चाहिए, ये विचार है हमारा। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल कक्षा 1 से 12वीं तक गरीब छात्रों के लिए बना है, सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए। 5वां है टीकाकरण अभियान, कोरोना में सबको लगना चाहिए, 18 से 45 साल तक, 18 से ऊपर 45 से ऊपर के आयु के व्यक्ति, टीका दवाई डोज की संख्या बढ़ना चाहिए इसमें। प्रश्न 8वां है अपने आसपास के क्षेत्रों में होने वाले बीमारियों के नाम, उनके कारण व उनके बचाव के उपाय लिखिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बीमारी का नाम है कोरोना कोविड-19, कारण है वायरल संक्रमण, बचाव का उपाय है सोशल डिस्टेंस का प्रयोग करना है, मास्क का प्रयोग करना है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है, पैरासीटामॉल टेबलेट लेना है, विटामिन सी का इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जरूर लीजिएगा। दूसरा होता है पेचिस, गंदे पानी का सेवन करने से होता है, इसके लिए स्वच्छता बनाए रखना है और ORS घोल का उपयोग करना है। तीसरा होता है बुखार, संक्रमण की वजह से होता है, पैरासीटामॉल का सेवन करना है। चौथा है पीलिया, रोगी के संपर्क में आने से होता है, मूली का रस एवं डॉक्टर से संपर्क करना है। 5वां है चेचक की बीमारी, रोगी के संपर्क में आने से होता है, डॉक्टर से संपर्क करें, आवश्यक दवाई का सेवन करें। 6वां है शुगर डायबिटीज, शक्कर मीठा खाने से होता है, लाइफ स्टाइल बदलें, मीठा खाना बंद करें। 7वां होता है हार्ट मरीज, अधिक फैट और एल्कोहल लेने से होता है, लाइफ स्टाइल बदलें, सादा भोजन, उच्च विचार रखें। 8वां है पोलियो वायरस से होता है, इसके लिए बच्चे को छोटे उम्र से ही टीकाकरण करवाएं। 9वां है सर्दी खांसी संक्रमण से होता है, गर्म ताजा भोजन एवं काढ़ा का सेवन करें। 10वां होता है सिर दर्द, पर्याप्त नींद नहीं, तनाव लेना से होता है, ये लाइफ स्टाइल बदलें और टेंशन फ्री रहें। अब आता है प्रश्न 9वां, कोरोना महामारी पर 150 शब्दों में एक आपको निबंध लिखना है। तो आपको निबंध हम बता रहे हैं यहाँ पर कोरोना महामारी के संबंध में, तो आप ध्यान दीजिए। कोरोना वायरस का संबंध एक ऐसे संक्रमण से है कहना चाहिए, जो जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ, बुखार, सर दर्द जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। कोरोना संक्रमित व्यक्ति के फेफड़े में ऑक्सीजन स्तर कम हो जाता है, नाक में म्यूकस जमा हो जाता है, मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। कोरोना वायरस में जब संक्रमण की शुरुआत होती है तो पहले बुखार, फिर सूखी खांसी होती है, फिर हफ्ते भर बाद सांस लेने में परेशानी होने लगता है। इसका कोई सटीक इलाज नहीं निकला है। इसमें बीमारी के लक्षण कम होने वाली दवाइयाँ दी जा सकती है। जब तक आप दूसरों से अलग हों, हॉस्पिटल या घरों में आइसोलेशन में रहें, स्वस्थ होते तक रहना चाहिए। समय समय पर हाथों को साबुन से धोना चाहिए, सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, भीड़ क्षेत्र में न जावें और संक्रमित व्यक्ति या जगह में न जावें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। इस तरह से आपको बनाना है। यहाँ पर प्रश्न 10वां है, ध्यान दीजिए। किसी 20 देशों का नाम, उनके राजधानी का नाम, देश का नाम हिंदी में या अंग्रेजी में, राजधानी का नाम हिंदी में अंग्रेजी में, वहाँ के प्रधानमंत्री का नाम हिंदी में अंग्रेजी में। तो सबसे पहला आती है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के राजधानी का नाम है काबुल, वहाँ के प्रधानमंत्री जी का नाम है अब्दुल्लाह। दूसरा होता है अल्जीरिया, वहाँ के राजधानी का नाम है अल्जीरियस, प्रधानमंत्री जी का नाम है अहमद आहवाहिया। तीसरा है इंडोनेशिया, राजधानी है जकार्ता, वहाँ के प्रधानमंत्री नहीं प्रेसिडेंट चलता है जोको विडोडो। चौथा है इजराइल, राजधानी है जेरूसलम, बेंजामिन नेतन्याहू। 5वां है इराक,
वहाँ के राजधानी है बगदाद, वहाँ के प्रधानमंत्री है हैदर अल अबादी। छठवां है ईरान, वहाँ की राजधानी है तेहरान और वहाँ के प्रधानमंत्री है हसन रूहानी। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, प्रधानमंत्री अब्दुल्लाह एरीपाव। देश का नाम फिर बता रहे हैं हम आपको। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, प्रधानमंत्री है ली नाक योन। ओमान की राजधानी मस्कट, वहाँ के प्रधानमंत्री काबूस बिन सैद अल सैद। कंबोडिया की राजधानी नाम पेन, वहाँ की जो प्रधानमंत्री है हुन सेन। कजाकिस्तान की राजधानी अलमाटा और वहाँ के प्रधानमंत्री है बख्याटजन। कतर की राजधानी दोहा, वहाँ के प्रधानमंत्री है शेख अब्दुल बिन नासिर बिन खलीफा अल थानी। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, ये हिंदी में उतना उसका नाम है कहना चाहिए, और ये जो है अंग्रेजी में नाम है कहना चाहिए इतना इतना आपका अंग्रेजी में नाम है शेख अब्दुल्लाह बिन नासिर बिन खलीफा अल थानी। तो इस तरह से आपको बनाना है। केनिया की राजधानी है नैरोबी, उहुरु केन्याट्टा इसका प्रधानमंत्री जी है। कुवैत है, कुवैत का है कुवैत शहर, शेख जबेर अल मुबारक अल अहमद अल सबह। चीन की राजधानी है बीजिंग, यहाँ के प्रधानमंत्री है ली क्यांग। जापान की राजधानी टोक्यो, शिंजो अबे यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। देश का नाम फिर जाम्बिया, वहाँ की राजधानी है लुसाका, वहाँ का प्रधानमंत्री है पोस्ट एबलाइज्ड। आठवां है जिम्बाब्वे, वहाँ के प्रधानमंत्री हरारे, वहाँ के राजधानी हरारे है, प्रधानमंत्री इमरसन मनगावा। जॉर्डन की राजधानी अम्मान, प्रधानमंत्री उमर रजाक। भारत की राजधानी नई दिल्ली, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। आप चाहें तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं इसे। अब आता है आपके लिए सूचना। शेष प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि अगला सभी कक्षाओं के एमराइट योजना का उत्तर आपको हमेशा मिल सके। हर साल हर माह जो प्रोजेक्ट मिलेगा उसकी उत्तर आपको हमेशा हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। इसके लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं यहाँ पर तीसरा पार्ट को हम एक साथ सम्मिलित किए हैं। अब आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर नेक्स्ट है आपका, देखिए, अपने मन से सामान्य ज्ञान के कोई 20 प्रश्न बनाएं। अपने मन से सामान्य ज्ञान के कोई 20 प्रश्न बनाना है और अपने साथियों के साथ मिलकर उसका उत्तर ढूंढना है। तो सामान्य ज्ञान के प्रश्न और उत्तर है। प्रश्न पहला, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, ये आपको बताना है। यहाँ पर फिलहाल मैं आपको प्रश्न 11 बताने जा रहा हूँ यहाँ पर, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं आप लोग को इसके पहले मैं प्रश्न 11वां बता देता हूँ आप लोग को। देखिए प्रश्न 11, कागज एवं गत्ता का उपयोग कर निम्नांकित आकृतियों का क्षेत्रफल एवं आयतन आपको निकालना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर करना क्या है आपको, कागज और गत्ता का उपयोग करना है आपको और बनाना है आपको आगे। यहाँ पर देखिए आकृति का नाम घनाभ है, तो हमने इसी घनाभ के आकृति का कुछ कागज का उपयोग करते हैं। सबसे पहले हम एक डब्बा ले लेते हैं घनाभ के आकार का, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है और त्रिज्या जो है 4 सेंटीमीटर है। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 208 वर्ग सेंटीमीटर आएगा, आयतन 192 घन सेंटीमीटर आएगा। अब कैसे आया, कागज की गत्ते से आपको प्रयोग करना है। ये है हमारा चित्र, ये एक प्रकार से घनाभ है कहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये इसका पहला फलक है, इसी तरह से इसके पीछे में भी होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका पहला फलक होगा। चलिए 2 फलक हो गया ये इसका। अब हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर ये जो है इसका अगल बगल की हम बात करें तो यहाँ पर इस तरह से ये जो डब्बा है ये 2 फलक और हो गया, माने 4 फलक हो गया। और ऊपर नीचे की हम बात करें तो यहाँ पर इस तरह से ये हो जाएगा, इसमें भी कागज चिपकाना है। नीचे वाली जगह में भी हमको क्या करनी है, कागज चिपकाना है उसी के नाप का। अब इसमें कागज चिपका करके उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इस तरह से 6 कागज चिपकाएंगे और 6 कागज के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो इसका संपूर्ण पृष्ठ निकल जाएगा। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें 6 आयताकार कागज या गत्ते का टुकड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि घनाभ में 6 आयताकार फलकें होती हैं। सभी कागज के टुकड़े को इस प्रकार हमने काट लिया
ताकि वे घनाभ के सभी 6 फलकों को ठीक बराबर पूरी तरह ढक सकें। अब इन कागज के क्षेत्रफल को निकाल कर योग करने से हमें घनाभ का क्षेत्रफल अर्थात संपूर्ण पृष्ठ प्राप्त हो जाएगा। घनाभ के सम्मुख फलक की आकार 8x4 सेंटीमीटर है। इस तरह 8x4 के 2 समान कागज के टुकड़े लेना होगा। घनाभ के नीचे और ऊपर की आकार 8x6 सेंटीमीटर माप की है, अतः इस माप की 2 समान कागज के टुकड़े लेना पड़ेगा। इसी प्रकार घनाभ के अगल बगल की आकार 6x4 सेंटीमीटर माप की है, इसके लिए भी हमें 2 समान कागज के टुकड़ा लेना पड़ेगा। घनाभ के सामने और पीछे के लिए पहला कागज 8x4 का, इसका क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल, पहला कागज का टुकड़ा 8x4 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 8x4 बराबर 32 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार दूसरा कागज का टुकड़ा भी 8x4 सेंटीमीटर का होगा, दूसरा कागज 8x4 तो दूसरा कागज के क्षेत्रफल भी 32 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। इसी प्रकार घनाभ के नीचे और ऊपर के लिए 8x6 के 2 कागज के टुकड़े लेते हैं। तीसरा कागज 8 सेंटीमीटर लंबाई है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, तीसरा कागज का क्षेत्रफल 8x6 बराबर 48 वर्ग सेंटीमीटर। चौथा कागज 8 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर, चौथा कागज का क्षेत्रफल 8x6 बराबर 48 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार अगल बगल के दीवारों के लिए 2 कागज के टुकड़े लेते हैं जो अगल बगल की दीवारों को ठीक पूरी तरह से ढक सके। पांचवा कागज है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर, पांचवा कागज के क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई तो 6x4 बराबर 24 वर्ग सेंटीमीटर। छठवां कागज है 6 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर का, छठवां कागज के क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई तो 6x4 बराबर 24 वर्ग सेंटीमीटर। अब इन सभी 6 कागज के टुकड़े का क्षेत्रफलों का योग करते हैं, तब पूरे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें ज्ञात होगा। पूरे घनाभ का हमें संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात होगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा पहला कागज प्लस दूसरा कागज प्लस तीसरा कागज प्लस चौथा कागज के क्षेत्रफल, पांचवा कागज के क्षेत्रफल प्लस छठवां कागज के क्षेत्रफल। सभी कागज के क्षेत्रफल है यहाँ पर देखिए, पहला का 32, तीसरा चौथा का 48, इस तरह से आपका पांचवा छठवां का 24, सबको जोड़ दिए 208 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। इसी प्रकार आयतन ज्ञात करने के लिए हम घनाभाकार बाक्स की धारिता पता करते हैं, अर्थात इस बाक्स में कुल कितना पानी भर सकते हैं या इसमें कुल कितना हवाई स्थान घेर सकते हैं, वही इसका आयतन कहलाता है। आयतन ज्ञात करने के लिए इसके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का तीनों का आपस में गुणा करना पड़ेगा, जो निम्नानुसार है। घनाभ का आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई a गुणित b गुणित c बराबर 8x6 गुणित 4 बराबर 192 घन सेंटीमीटर। इस तरह से ये इसका आयतन हो गया। इसी तरह से विशेष सूचना आपसे निवेदन है, किसी प्रकार शेष उत्तर प्राप्त करने के लिए, हमारे अन्य सभी प्रश्नों को उत्तर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल विजय दिवाकर को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी जरूर दबाएं, और आपके मोबाइल में पहुंचेगा नोटिफिकेशन। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चलिए अब प्रश्न, इसके बाद प्रश्न 11वां का ही मैं आपको और आगे का प्रश्न इसी वीडियो में बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न 11वां का ही आगे वीडियो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, देखिए। यह है प्रश्न 11वां के आगे का। प्रश्न 11, कागज एवं गत्ता का उपयोग करके निम्नांकित आकृतियों, क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्रमांक है यहाँ पर दूसरा घन। अब हम घन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, माने इसका तीनों तरफ सेम रहेगा घन के लिए, और उसका क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर आएगा, आयतन 125 घन सेंटीमीटर आएगा। तो इस तरह से हम ले लिए, 5 का हमने ले लिया, और इसके बाद इसका हम लोग ये 150 और 125 कैसे आया इसको हम बता रहे हैं। घन की आकृति में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों समान होती है, इसके सभी कोर की लंबाई बराबर होती है। हमने 5 सेंटीमीटर कोर वाली घन आकृति बॉक्स बनाया है, इसमें 6 वर्गाकार फलक होती है, सभी फलकों का क्षेत्रफल एक समान होती है। अब हम 6 कागज के टुकड़े लेंगे जो इस घन के सभी 6 पृष्ठों को पूरी तरह से ठीक ठीक आच्छादित कर सके। देखिए यहाँ पर पहला कागज का टुकड़ा है 5x5 का, क्षेत्रफल आएगा 5 गुणित 5 तो 25 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा कागज भी 5x5 का रहेगा, इसका भी क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर। तीसरा कागज भी 5x5 का रहेगा, इसका भी क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर। चौथा कागज भी 5x5 सेंटीमीटर, इसका भी क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर। पांचवा कागज भी 5x5, इसका भी क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर। छठवां कागज भी 5x5, इसका भी क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर। समस्त कागज के टुकड़े के क्षेत्रफलों का योग
उपयोग करते हैं। इससे पूरे घन का संपूर्ण पृष्ठ प्राप्त हो जाएगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर पहला कागज धन दूसरा कागज का क्षेत्रफल धन तीसरा कागज का क्षेत्रफल धन चौथा कागज का क्षेत्रफल धन पांचवा कागज का क्षेत्रफल धन छठवां कागज का क्षेत्रफल, सबका 25 है इसलिए 25 धन 25 धन 25 धन 25 धन 25 धन 25 बराबर 150 वर्ग सेंटीमीटर घन का संपूर्ण पृष्ठ निकल के आया। घन का आयतन जानने के लिए इसकी तीनों भुजाओं का गुणा कर देंगे, 5 गुणित 5 गुणित 5 बराबर 125 घन सेंटीमीटर इसका आयतन हो जाएगा। जैसे एक पंखे का बॉक्स आप देख पा रहे होंगे, ऐसी चित्र आप जरूर बनाइएगा। ये पंखे का बॉक्स एक घन का बेस्ट उदाहरण है। चलिए इसमें बात करते हैं आकृति का नाम, आधार का त्रिज्या, ऊंचाई, वक्र पृष्ठ, आयतन के बारे में। तो आकृति का नाम है यहाँ पर बेलन, आधार का त्रिज्या है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठ 616 आएगा, आयतन 2156 घन सेंटीमीटर आएगा। चलिए इसको भी मैं निकाल के बताता हूँ। एक बेलन ले लेना है आपको। घर में जो डिब्बा होता है किसी भी प्रकार का, जो घर की जो गोल जो डिब्बा होती है, बोतल होती है गोल, या फिर घर में जो भी प्रकार के जैसे दुकान में चॉकलेट रखने का जो एक गोल डिब्बा आता है वो भी हम ले सकते हैं यहाँ पर। तो ये भी आधार का त्रिज्या यहाँ पर इसका 7 सेंटीमीटर हमने माना है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। अब इसका हमको वक्र पृष्ठ और आयतन ज्ञात करना है। हमें इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए कागज को इस प्रकार काटें कि इसके बेलनाकार क्षेत्र में पूरी तरह से लिपट कर ढक सके। तो फिर इस कागज को खोलने से यह आयताकार होगी और इस आयताकार कागज का जो क्षेत्रफल होगा वही उस बेलन का वक्र पृष्ठ कहलाएगा। जैसे ये बेलन है, इसमें कागज को मैं लपेटूंगा कहना चाहिए, तो वो ऐसा लपेटूंगा। कागज की लंबाई 44 सेंटीमीटर लिया मैंने और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर लिया। ये देखिए कागज को ऐसे गोल घुमा देंगे तो बेलन बन जाएगा। बस कागज को ऐसे गोल घुमा दीजिए, एक किनारे से दूसरे किनारे से जोड़ दीजिए, वक्राकार भाग बन जाता है, बेलन तैयार हो जाता है। बेलनाकार कोई डिब्बा घर में उपलब्ध हो तो इसका प्रयोग करें, या कागज को इसके ऊपर घुमाते हुए चिपकाएं और उस कागज के क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये देखिए हमारे घर में एक बेलनाकार डिब्बा था कपड़े का। अब उसके ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, कागज को मैं यहाँ पर गोल घुमा करके बिल्कुल इसके ऊपर मैं चिपका रहा हूँ। बेलन की ऊंचाई बना दिया और A4 पेपर को मैं इसके ऊपर चारों ओर घुमा करके मैं चिपका दिया यहाँ पर। इस बेलन का वक्र पृष्ठ बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर चित्र में जैसा मोड़ा हूँ वैसी मैं चिपकाऊंगा यहाँ पर। अब कागज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलन का पृष्ठ वक्र, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, 44 गुणित 14 मतलब 616 वर्ग सेंटीमीटर। कागज को मोड़ने पर 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला बेलन तैयार होती है, जिसकी आधार की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। चेक करने के लिए आधार की परिधि बराबर कागज की लंबाई 2πr बराबर 44 या 2 गुणित 22/7 गुणित r बराबर 44। इस तरह से आप बना सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से r का मान 7 सेंटीमीटर आ गया। बेलन का आयतन, बेलनाकार पात्र की धारिता, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, आधार वृत्ताकार होती है अतः वृत्त का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, πr² गुणित h पाई भर दीजिए। यहाँ पर r का मान 7 का वर्ग हो गया, यहाँ पर से 7 और ये 14 को हमने काट दिया, 22 गुणित 7 गुणित 2 तो 2156 घन सेंटीमीटर आ गया कहना चाहिए। ये इसका आयतन हो जाएगा। विशेष सूचना आपसे निवेदन है कि इसी प्रकार शेष उत्तर प्राप्त करने के लिए, हमारे अन्य सभी प्रश्नों को उत्तर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल विजय दिवाकर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दीजिए, तभी आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन पहुंचेगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, हमेशा हम मदद करेंगे, इसलिए हमने हेल्प ग्रुप 1 से 15 तक का ग्रुप बना दिया है। 15वां तक के ग्रुप फुल होने वाला है और ग्रुप बन जाएगा। सभी ग्रुप में कम से कम एक ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, आपको हमेशा हेल्प मिलेगी हमारी चैनल के माध्यम से। तो चलिए मैं आपको इसी का आगे का नेक्स्ट प्रश्न बता रहा हूँ। यहाँ पर ये बेलन तक हो गया। अब शंकु और गोला के बारे में मैं आप लोग को बता रहा हूँ। शंकु और गोला के बारे में देखिए, मैं आप लोग को शंकु और गोला के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखिए, प्रश्न 11 का ही शेष है जिसमें शंकु और गोला है। क्रमांक चौथा है, आकृति का नाम, तिर्यक ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। अब शंकु है तो हमको उसका तिर्यक ऊंचाई लेना पड़ेगा, शंकु की ऊंचाई लेना पड़ेगा, शंकु की त्रिज्या लेना पड़ेगा, वक्र पृष्ठ निकालना है और आयतन ज्ञात करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए हमने ऐसा शंकु लिया जिसकी तिर्यक ऊंचाई l है, शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, शंकु की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो वक्र पृष्ठ 60 आएगा क्योंकि इसका एक फार्मूला है। एक ऐसे शंकु मॉडल कागज को मोड़कर, शंकु मतलब होता है जैसे आइसक्रीम का खोखा कोन या फिर अनारदाना पटाखा या जोकर की टोपी, या फिर किसी कागज के किनारे को मोड़ के दूसरा किनारा को नुकीला कर दीजिए, ये शंकुआकार बन जाते हैं। एक ऐसे शंकु का मॉडल कागज को मोड़कर बनाया जाता है जिसके आधार की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई l बराबर 10 सेंटीमीटर।
शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल सूत्र होता है पाई गुड़ी 6 गुड़ी 10, मान भर दिए 10 छिक्का 60 पाई वर्ग सेंटीमीटर। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच। यही लिखना है आपको सब उत्तर, जैसा मैं लिख रहा हूँ सेम टू सेम आप उतार दीजिए, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर आ जाता है 120 पाई घन सेंटीमीटर, बिल्कुल सत्य है। अब इसके बाद आती है प्रश्न 11 का ही उत्तर में। अब गोला आता है क्रमांक 5वां में। आकृति का नाम गोला, जैसे फुटबॉल है, टेनिस बॉल है। लंबाई गोले की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर आया। गोले का आयतन 4/3 पाई आर त्रिघात फार्मूला से 288 पाई घन सेंटीमीटर आती है। चलिए अब इसमें बात करते हैं यहाँ पर ध्यान से। तो ये आपके आती है, एक ऐसे गोलाकार पात्र लेते हैं जिसकी त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 4 गुणित पाई गुणित 6 का वर्ग। 6 का वर्ग हो जाएगा 36, 36 में 4 का गुणा किए 144 वर्ग सेंटीमीटर। गोले का आयतन हो जाएगा एक बार 4/3 पाई आर त्रिघात। आर का मान 6 रख दिए, 3 बार 6 लिखे, 3 से 6 को काट दिए, 2 हो गया। सॉल्व किए इसको, 6 के 36, 36 दूनी 72, 72 चौक हो जाएगा आपका 288 पाई घन सेंटीमीटर। प्रश्न 12 है इसी में। प्रत्येक छात्र अपने घर, बाड़ी, अन्य क्षेत्र में एक वृक्ष लगाकर एक फाइल में उसकी ऊंचाई सप्ताह में माप कर वृद्धि को सेंटीमीटर में अंकित करेंगे। स्कूल खुलने पर यह फाइल जमा की जाएगी। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। उत्तर, हमारे घर में आम का 4 वृक्ष हमने लगाया। प्रत्येक सप्ताह इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। काफी दिनों पहले यह पेड़ लगाया जा चुका है। वर्तमान में इन चारों आम के वृक्षों की जो ऊंचाई है, कहना चाहिए ये आपका 7 फीट है, कहना चाहिए। इस तरह से आप एक चित्र बना दीजिए, इसमें लिख दीजिएगा कितना कितना इसका ऊंचाई है। चलिए अब इसके बाद प्रश्न 13। कोरोना के प्रारंभिक हल्के लक्षण के मरीजों को होम आइसोलेशन में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर सावधानियां। आपने कमरे में घर के अन्य व्यक्तियों को प्रवेश नहीं देना चाहिए। घर का दरवाजा बंद रखना चाहिए। खिड़की के द्वारा भोजन दूर से थाली में लेना या उठाना चाहिए। समय समय पर कमरे को सैनिटाइजिंग एवं बाथरूम को सैनिटाइजिंग करते रहना है। मरीज के लिए अलग से कमरा में अटैच बाथरूम होना चाहिए। घर के अन्य सदस्य दूरी बनाकर चलें। सभी सदस्य हाथ सैनिटाइजिंग और मास्क का प्रयोग करें। मरीज को गर्म पानी, गर्म ताज़ा भोजन, दवाई, भाप, काढ़ा समय समय पर देते रहना चाहिए। कम से कम 15 से 20 दिन स्वस्थ होते तक दवाई और दूरियां जरूरी हैं। प्रश्न 14। कोरोना के गंभीर लक्षण दिखने पर क्या क्या उपाय किया जाना चाहिए, तो उत्तर है गंभीर लक्षण पर उपाय, तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करके जांच कराना है। घर के अन्य सदस्यों से दूरियां बनाकर रहना है। मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें। अस्पताल में भर्ती होकर ऑक्सीजन लेवल जांच करें। ऑक्सीजन लेवल कम होने पर ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करने हेतु डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर द्वारा दिए गए दवाइयों का सेवन करें। इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवा, काढ़ा, भाप का इस्तेमाल करें। अस्पताल में आइसोलेशन पर रहें। समय समय पर जांच करवाते रहें। ऑक्सीजन लेवल भी जांच करवाएं। कोविड-19 मानकों का पालन करें। अब इसी तरह से आपके बाद आता है प्रश्न 15। अपने मन से सामान्य ज्ञान के कोई 10 या 20 प्रश्न बनाएं और अपने साथियों के साथ मिलकर उसका उत्तर ढूंढें एवं लिखें। तो सामान्य ज्ञान के प्रश्न और उत्तर यहाँ पर। प्रश्न पहला, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो उत्तर है छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजित प्रमोद कुमार जोगी जी थे। प्रश्न दूसरा, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं माननीय भूपेश बघेल जी। छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो उत्तर छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल महामहिम दिनेश नंदन सहाय जी थे। प्रश्न चौथा, छत्तीसगढ़ के वर्तमान समय में राज्यपाल कौन है, तो उत्तर है छत्तीसगढ़ के वर्तमान समय में राज्यपाल महामहिम अनसुईया उइके जी हैं। प्रश्न पांचवा, बांगो बांध हसदेव छत्तीसगढ़ के किस जिले में है, तो उत्तर है कोरबा जिले में। प्रश्न छठवां, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के किस जिले से गुजरता है, तो उत्तर है बलरामपुर, सूरजपुर और कोरिया जिले से गुजरता है। प्रश्न सातवां, छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया था, नवंबर 2000 में, मतलब 1 नवंबर 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना था। छत्तीसगढ़ भारत के कौन से क्रम का राज्य है, तो उत्तर है 26वें क्रम। प्रश्न 9वां, किस नदी को छत्तीसगढ़ में गंगा के रूप में जाना जाता है, तो महानदी को छत्तीसगढ़ में गंगा के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 10वां, छत्तीसगढ़ का शहर जहां 3 नदी का संगम है, तो राजिम है।
प्रश्न 11वां, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ का शिमला जो है मैन पाट को कहा जाता है। मैन पाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं क्योंकि यहाँ बहुत ही ठंड रहता है। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभयारण्य क्या है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभयारण्य है बादलखोल है। प्रश्न 13, छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा है? तो आप नक्शा को देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के आसपास में जितने भी राज्य जो छत्तीसगढ़ के मैप को छू रहे हैं वही हमारे पड़ोसी राज्य हैं और उन्हीं को लिखना है, यहाँ पर कितनी संख्या वो बताना है आपको। तो इस हिसाब से हमारा छत्तीसगढ़ जो है 7 राज्यों से घिरा है मान के चलिए। प्रश्न 14 हो गया आपका, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो हम बता रहे हैं कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रधानमंत्री जी थे कहना चाहिए। प्रश्न 15, वर्तमान में भारत के कहना चाहिए प्रधानमंत्री कौन है? तो उत्तर है माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। प्रश्न 16, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो उत्तर है महात्मा गांधी जी हिंद स्वराज के लेखक हैं। प्रश्न 17, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो द्रवीकृत पेट्रोलियम मतलब जो घर में खाना बनाने में यूज होता है जिसको हम लोग एलपीजी गैस कहते हैं। ये एलपीजी गैस रियल में गैस सिलेंडर के अंदर जो है गैस फार्म में नहीं होता, ये लिक्विड में रहता है, लेकिन वातावरण के संपर्क में आने से गैसीय अवस्था में आ जाता है और हमारे खाना बनाने में यूज होता है। इसको ब्यूटेन गैस कहते हैं रासायनिक नाम में। मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो मार्स गैस जो है कहना चाहिए मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। प्रश्न 20वां, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बना है? तो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम नई दिल्ली में बना है। उक्त सभी प्रश्नों का हमने अपने मित्रों से वार्तालाप करके उत्तर खोजने का प्रयास किया और समझकर उत्तर बनाए हैं। आपसे निवेदन है कि इस तरह से आप हर क्लास के वीडियो, हर क्लास के प्रोजेक्ट का, परियोजना का, असाइनमेंट का, हर गणित का, विज्ञान का, अंग्रेजी का, स्पीकिंग का, इंग्लिश लर्निंग का, स्पोकन इंग्लिश, ग्रामर का, सभी प्रकार की सहायता पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर दबाइए। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन जरूर कीजिए ताकि आपको सभी प्रकार की हेल्प हमारे चैनल के माध्यम से हमेशा मिलता रहेगा। प्रश्न 16, उक्त गतिविधियों को पूर्ण कर अपने माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, भाई बहन, घर के अन्य कोई भी 3 सदस्यों में से किन्हीं 3 लोगों को दिखाएं और उनकी प्रतिक्रिया को आपको लेना है। उत्तर है माता पिता की प्रतिक्रिया। हमें प्यारे बच्चे, आपको इस परियोजना से माता पिता क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनिए। प्यारे बच्चे, आपको इस परियोजना से बहुत कुछ सीखने को मिला है और इसी तरह अन्य क्षेत्रों से भी प्रश्नों का समावेश करके इसका उत्तर खोजकर इसमें संलग्न कीजिए। इस कोरोना काल में सभी बच्चे आपस में दूरी बनाए रखो, मास्क का प्रयोग करो और हाथ साबुन से समय समय पर धोना चाहिए और घर पर रहकर पढ़ाई करते रहो। सब बड़े भैया दीदी की प्रतिक्रिया, प्रिय छोटे भाई एवं बहन, आपने इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छा बनाए हो। कोशिश करो कि ऐसे और भी प्रश्नों की तैयारी करो और साथ साथ अपनी पाठ्य पुस्तक से भी ज्ञान की बात नोट्स बनाकर उसे समझने की कोशिश करते रहना। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई बहन। चाचा चाची की प्रतिक्रिया है, पुत्र आप लोगों ने इस कोरोना काल में बहुत कुछ नया चीज सीखे हो। हमें अपनी प्रकृति का संरक्षण करना जरूरी है। आप सभी जानते हो कि इस संकट में ऑक्सीजन और लकड़ी की कमी हो गई थी, अतः हमें अपने पर्यावरण के प्रति अपना जिम्मेदारी अब समझना होगा। बेस्ट ऑफ लक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विशेष सूचना, आप सभी से निवेदन है कि सरकार द्वारा सभी प्रोजेक्ट असाइनमेंट के उत्तर हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल विजय दिवाकर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन पहुंच सके। और पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हमारी चैनल से घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। कक्षा 12वीं, 11वीं, 10वीं, 9वीं, 8वीं, 7वीं, 6वीं, 5वीं की पढ़ाई संबंधित वीडियो, शैक्षणिक समाचार, रोजगार सूचना, ऑनलाइन क्लास वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी एक ग्रुप में आप ज्वाइन रहिए। बहुत से ग्रुप है, लगभग 20 ग्रुप है, लेकिन एक ग्रुप में आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।